वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। जैसा कि आज हमारा टर्न है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो आज हम लेकर आए हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 1 का पहला टॉपिक। देखो, यूनिट 1 में जो टॉपिक्स हैं मैं उनको थोड़ा सा डिटेल उनकी दे देती हूँ, शॉर्ट समरी दे देती हूँ उनकी। पहला टॉपिक है बिज़नेस, ठीक है। देन उसके बाद बिज़नेस के बारे में बताया गया है और उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर इम्पॉर्टेंस जो है एज़ यूजुअल। अब तो आप लोगों को आदत सी हो गई होगी मेरे चैनल पे कि अगर कुछ भी पढ़ना है कोई भी टॉपिक तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, फीचर, नेचर, कैरेक्टर, स्कोप, ठीक है। तो इसमें भी वही सब है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद है बाइफिकेशन है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं, 2 ही होती हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स, तो उनका बाइफिकेशन है। उसके बाद हमारे पास है जो टॉपिक है वो है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले बिज़नेस पढ़ेंगे फिर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मॉडर्न बिज़नेस है और बिज़नेस प्रोफेशनलाइजेशन। ये 5 टॉपिक यूनिट 1 में हैं। तो 2 तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी 3 छोटे छोटे से हैं और रिलेटेड से हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इसमें आपको पढ़ना है बिज़नेस, थोड़ा सा इंट्रो कराऊंगी बिज़नेस का, एंड देन आपको पढ़ने हैं उसके फीचर्स। फिर एसेंशियल्स फॉर बिज़नेस कि मतलब किसी भी बिज़नेस को रन कराने के लिए, सक्सेसफुल कराने के लिए या चलाने के लिए क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट होती हैं, कौन से फैक्टर्स। रोल ऑफ बिज़नेस कि बिज़नेस का रोल क्या है, वाई डू वी रन बिज़नेस, और अगर बिज़नेस करना है तो क्यों करना है, एंड सोसाइटी में क्या इम्पॉर्टेंस या क्या प्लेस सर्व करता है बिज़नेस। देन वी हैव स्कोप। देखो, स्कोप में बेसिकली इंडस्ट्री और कॉमर्स पढ़ाया है और मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मैंने क्या किया है कि जो सेकंड हमारा टॉपिक है, जो क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़, जिसमें 2 क्लासिफिकेशन है, इंडस्ट्री और कॉमर्स, उसको मैं आपको यहीं पढ़ा दूँगी स्कोप के साथ साथ। तो ये 2 टॉपिक्स एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव्स 3 होते हैं, 3 ही होते हैं बेसिकली। हम लोग 11th 12th में भी यही पढ़े हैं, कॉमर्स वाले बच्चे जिन्हें याद हो कि 3 ही होते हैं, ठीक है। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं सिंपल टर्म्स में, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। एंड एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और दिए गए, नेशनल और ग्लोबल, क्योंकि हम बिज़नेस पढ़ रहे हैं तो अब तो बिज़नेस नेशनल और ग्लोबल भी हो चुके हैं, तो 2 और यहाँ पे दिए, तो 5 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एक थ्योरी है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसमें हम लोग 12th वाली इकोनॉमिक्स याद करेंगे, ठीक है। एंड देन इम्पॉर्टेंस, 11th 12th वाली इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस कि वाई बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फॉर ग्लोब, फॉर नेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस होता क्या है। तो जैसे आता है वो कॉमेंट में पिन डाउन कर दे। बाकी बिजनेस इज एन एसोसिएशन विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। एक ऐसी एसोसिएशन जो गुड्स या सर्विसेज के सेल में या एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, किस इंटेंशन से, प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से, तो वो होता है बिजनेस। देखो, अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना, जैसे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहाँ है, किसी को याद है? जिसको याद है वो ज़रा पिन डाउन करे कमेंट में। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का तो बिज़नेस ही कोर होता है, मतलब वो इकोनॉमी रन ही करती है बिज़नेस से। बट इन सच सोशल इकोनॉमीज़ जैसे कि इंडिया की है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो की है, और डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज़, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ आर देयर, तो वहाँ इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बिज़नेस की इंपॉर्टेंस डिफ़र करती है। डेफिनेशंस होंगी जो किस राइटर्स ने लिखी, इकोनॉमिस्ट ने लिखी होंगी, तो वो मैं अभी वेबसाइट अपडेट कर रही हूँ, ब्लॉग्स उसमें कंटिन्यूसली बना रही हूँ, तो बस थोड़ा सा वेट करिए। जितना मुझे लगता है, मतलब आई विल बी डन विद दिस वीक, मतलब नेक्स्ट वीक तक तो मैं डन कर ही लूँगी ये सब चीज़ें, तो मैं अपडेट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में सारे ही नोट्स के लिंक, और हर यूनिट ख़त्म होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिंक अपलोड करूँगी, ठीक है। और मैं अपडेट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ आप लोग वापस आ जाइएगा वीडियो पर, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हर सब्जेक्ट जब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे का मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बातें करने में, तो जब एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो सबसे एंड में मैं क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी लास्ट वीडियो में, और मॉडल पेपर विथ सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो अभी उस पर काम चल रहा है, तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे या देर हो रही है तो प्लीज़ फॉरगिव, पार्डन, एंड
काम चल रहा है तो बस जैसे ही मैं ब्लॉग्स कंप्लीट कर लेती हूँ, आई विल अपडेट एवरी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। फिर हमारे पास है फीचर्स में अगर बात करें तो अनलिमिटेड फीचर्स हैं। मुझे तो लगता है कि 13, 14, 15, 18 के आसपास कुछ बुक्स में फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं सारे अभी यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, बट एक्सप्लेन थोड़े थोड़े करूँगी। जो इंपॉर्टेंट है थोड़े डिफरेंट है। देखो, पहला फीचर तो बिजनेस का जो होता है ये होता है कि दैट इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। बिजनेस इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों? क्योंकि देखो, बिजनेस ऐसा कोई काम नहीं है कि मशीन उसके लिए बना दी है और वो मशीन वो काम कर रही है। बिजनेस रिक्वायर्स स्किल, मैन पावर, मैन, मशीनरी, लैंड, लेबर, एवरीथिंग। तो बिजनेस एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसे सोशली वर्क भी करना है, सोशल होकर भी वर्क करना है और सोसाइटी के लिए भी वर्क करना है। ओके, सो एक और पॉइंट फीचर्स में है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेबल है, वो है कि क्रिएटिंग वैल्यूज़ एंड यूटिलिटी। अगर किसी को याद हो कि यूटिलिटी क्या होती है तो क्या होती है? नीड सेटिस्फाइंग पावर फॉर कमोडिटी। कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी कमोडिटी की नीड सेटिस्फाइंग पावर क्या है? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि मान लीजिए कि कोई भूखा इंसान है, ठीक है, तो अगर आप उसको 4 पराठे देते हैं तो 4 पराठे उसकी अटमोस्ट 100% नीड सेटिस्फाई करेंगे। चारों ही इससे बहुत नीडफुल लगेंगे। 5वां देते हैं, 5वां भी उसकी नीड सेटिस्फाई करेगा। 6ठा देते हैं तो 6ठा उसकी नीड उतनी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि 5 पराठे खा के थोड़ी तो भूख उसकी मिट ही चुकी है, थोड़ा बहुत जो बचा होगा। तो जो 6ठा पराठा है उसकी नीड सेटिस्फाइंग जो पावर है ना, वो कम हो जाएगी। इसका मतलब उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो बिजनेस का एक ये भी काम है कि क्रिएटिंग वैल्यूज़ एंड यूटिलिटीज़। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, जितनी वैरायटी होगी और जितनी वाइड मार्केट होगी, उसी अकॉर्डिंग हमारी यूटिलिटी होगी। अभी फॉर एन एग्जांपल, अगर कुछ प्रोडक्ट्स इनोवेट होकर आए हैं, वो नहीं आए थे, लाइक बायजूस वगैरह नहीं थे अगर इंडिया में, तो क्या इंडिया के बच्चे पढ़ नहीं रहे थे? बट अब जब बायजूस है, अनअकैडमी है, अपग्रेड है, वाइट हेड जूनियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब जो नॉर्मल भी बच्चा है उसका भी कहीं ना कहीं एक यूटिलिटी बिल्डअप है माइंड में कि अगर हमें यहाँ से पढ़ लें तो अच्छा, हमें ये नहीं आ रहा, हम यूट्यूब से पढ़ लें तो यूटिलिटी बिल्ड करी गई। जितनी ज़्यादा कमोडिटीज़ हम बनाएंगे, जितना डाइवर्सिफाई करेंगे, तो एक ये फीचर है बिजनेस का कि इट बिल्ड्स और क्रिएट्स और जनरेट्स यूटिलिटीज़ और वैल्यूज़। यूटिलिटी और वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और जैसे फीचर्स अगर हम कह दें कि रिस्क बियरिंग होता है बिजनेस, विच इज़ वेरी सिंपल। बिजनेस का रिवॉर्ड ही रिस्क के अगेंस्ट हमें मिलता है। जितना ज़्यादा रिस्क हम बियर करेंगे उतना बेटर रिवॉर्ड या उतना बेटर प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट जनरेटिंग होता है, गुड्स और सर्विसेज में डील करता है, रेगुलरली डील करता है। और एक टॉपिक और है ट्रांसफरेबिलिटी एंड इनहेरिटेंस। बिजनेस के शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं, मैं अपने शेयर्स किसी और को बेच सकता हूँ, मैं अपने नाम की इक्विटी या अपने नाम का डिबेंचर किसी और को भी दे सकता हूँ, बेच सकता हूँ। और इनहेरिटेंस भी है, हो सकता है कि इनहेरिटेंस हेरिटेज वाइज चलता हो। किसी किसी कंपनी में होता है कि लाइक वो राजा मंत्री वाला तो सिस्टम नहीं है कि राजा के बाद उसका बेटा राजकुमार होएगा, बट इनहेरिटेंस भी है बिजनेस में, जिसका जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो भी हुए। ऐसा बहुत सारे फीचर्स हैं बिजनेस के। एंड देन टू टॉक अबाउट एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए ज़रूरी क्या क्या है, बिजनेस रन कैसे करेगा। सबसे पहली जो चीज़ आती है ना कि बिजनेस काम है ना मैनेज करने का। वट एवर यू हैव प्लान्ड, एक आइडिया से बिजनेस शुरू होता है और आइडिया के बाद हर एक स्टेप मैनेज किया जाता है कि ये कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे करें। तो सबसे पहला जो एसेंशियल है बिजनेस का वो ये है कि एफिशिएंट स्किल्स ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर की स्किल्स बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब एंटरप्रेन्योर कौन बनता है? जो चारों तरफ से हर एक चीज़ लर्न करने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहता है, जो रिस्क बियरर होता है। तो ये एसेंशियल्स है मैनेजमेंट का सबसे बड़ा, या सॉरी बिजनेस का सबसे बड़ा एसेंशियल है कि एफिशिएंट स्किल सेट या एफिशिएंट पर्सनालिटी ऑफ मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कह सकते हैं एसेंशियल्स है वो ये है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हो, कि हमें क्यों करना है। सुना नहीं है आजकल शार्क टैंक में आता है कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आप 5 साल में 10 साल में कहाँ जाना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड होना चाहिए। जब आपके पास ये है ना एक फिक्स्ड वाई, फिक्स्ड विजन, तो आपका बिजनेस रन करेगा, लॉन्ग टर्म में रन करेगा। अगर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड हैं तो पॉलिसीज़ और प्लान्स भी डिफाइंड होने चाहिए, वेल डिफाइंड।
ठीक है। एडिकेट फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो फाइनेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में जब कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करना हो तो फाइनेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री सेट करने के लिए पैसा बहुत लगता है, बट यस अगर कोई सर्विस कंपनी है या कोई टेक कंपनी है तो उसमें उतना फाइनेंस नहीं लगता है। तो जो आपका विजन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास अच्छा खासा फाइनेंस भी होना चाहिए। ये भी एसेंशियल है बिजनेस के लिए। भाई बिना पैसे से बिजनेस नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे इतना बड़ा बिजनेस। पैसे बहुत लगते हैं, ठीक है, पैसे बहुत लगते हैं। पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, स्किल्स बहुत डेवलप करनी पड़ती हैं, गुड मैन पावर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर एसेंशियल्स की बात करी जाए तो वो भी अनलिमिटेड है। तो जितने एसेंशियल्स जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि बिज़नेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, प्लान इंपॉर्टेंट है, और मोटिव इंपॉर्टेंट है, मैनेजर इंपॉर्टेंट है, मैन पावर इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और कह सकते हैं कि प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी आपके माइंड में आ रहा है आप फ्रेम करके कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स बना सकते हैं। देन उसके बाद हमारा रोल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस का रोल क्या होता है? सबसे पहला रोल तो ये होता है कि सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर का मतलब समाज सेवा नहीं है यहाँ पे। सोशल वेलफेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि एनी बिजनेस विच इज़ रनिंग और विच इज़ गोइंग टू रन, और या जो बड़ा हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है, उसका जो इनडायरेक्ट जो रोल प्ले करता है ना वो सोशल वेलफेयर में ही करता है। कोई बिजनेस रन कर रहा है तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। तो दूसरा रोल क्या हुआ? क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कोई बिजनेस रन कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा, क्योंकि जितने एम्प्लॉयज़ वो रखेगा उनको पैसा देगा, और जब हर महीने पैसा आएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीजेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई बिजनेस रन कर रहा है या कोई बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है तो वो क्या करेगा? जीडीपी इंक्रीज़ करेगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करेगा। तो ये सारा रोल किसका हुआ? बिजनेस का। तो ये रोल हुआ बिजनेस का। बिजनेस के रोल्स अनलिमिटेड हैं। फिर से अगर दोबारा मैं रिवाइंड कर दूं, सबसे पहला सोशल वेलफेयर, फिर क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी, कंट्रीब्यूटिंग टू पर कैपिटा इनकम, एंड कह सकते हैं कि अगर हम कहना चाहें रोल में एक और चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि वो है कि बैकवर्ड पीपल्स या रीजनल डेवलपमेंट को बहुत प्रमोट करता है बिजनेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली इंडस्ट्रीज वगैरह वहाँ सेट की जाती हैं जो एरिया थोड़ा बैकवर्ड हो, ताकि लेबर जो फोर्स है, हमारी लेबर फोर्स, वो सस्ते में मिल जाए। बट इनडायरेक्टली वो चीज़ वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप उस एरिया की इम्प्रूवमेंट कर देता है, उस एरिया को डेवलप कर देता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हैं रोल ऑफ बिजनेस में। और किसी भी देखो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का भी काम बिजनेस का रोल है। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज एक टेक्निकल पॉइंट है, तो वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। बैकवर्ड लिंकेज वो होता है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाना, उसे प्रोसेस करना, सेमी फिनिश्ड गुड बनाना, ये बैकवर्ड लिंकेज है, ठीक है। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाना, इतने तक का प्रोसेस बैकवर्ड लिंकेज है, ठीक है। और वो फिनिश्ड गुड अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाना, ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड प्रोसेस है। रॉ से फिनिश्ड गुड बनाना बैकवर्ड प्रोसेस है, ठीक है, नाम दिया गया है। और फिनिश्ड गुड को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो ये बिजनेस क्या है? ये लिंक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्रोसेस के बीच का लिंक है, ठीक है। तो ये भी बिजनेस का रोल है। उसके बाद हम आते हैं स्कोप पे। स्कोप में वी हैव इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। देखो, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है स्कोप को। कॉमर्स बिजनेस के दो ही स्कोप हैं, या तो वो इंडस्ट्री क्रिएट होगी या तो वो कॉमर्स क्रिएट होगा। अभी मैं डिफरेंशिएशन ले लो आप लोग कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बेसिकली प्रोडक्शन के लिए होती है। बहुत मेन जो इसका इंडस्ट्री का मेन कीवर्ड है वो है प्रोडक्शन, और कॉमर्स का मेन कीवर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट, एनी न्यू इनोवेशन, एनीथिंग, इवन रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स, एनीथिंग। प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वो इंडस्ट्री के जॉनर में आएगा, इस पार्ट में आएगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इवन जो रॉ मटेरियल है अगर वो वहाँ जा रहा है जिस इंडस्ट्री में उसे यूज़ होना है, तो रॉ मटेरियल का उस इंडस्ट्री तक जाने के प्रोसेस को भी कॉमर्स कहेंगे, क्योंकि वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये दोनों अलग नहीं है, इंटर रिलेटेड है, पर इनका डिफरेंस यही है कि इंडस्ट्री कम्प्लीटली डील्स विद प्रोडक्शन एंड कॉमर्स कम्प्लीटली डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन चाहे इन्फॉर्मेशन का हो, चाहे मुझे तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी हो या तुम्हें मुझे, तुम कमेंट करोगे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ वीडियो के थ्रू। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कॉमर्स साइड ऑफ बिजनेस।
दिस इज़ द कॉमर्स साइड ऑफ बिजनेस। हम कर तो कम्युनिकेशन रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं एक वीडियो से मास को पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो वो कॉमर्स का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रही होती, लाइक जो भी एड्स आते हैं यूट्यूब पे, तो उनके कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, उसी के ऐड आते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं वो इंडस्ट्री है। लाइक फिल्म इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, माइनिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक। एंड वन थिंग मोर टू क्लियर हेयर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्रीकल्चर हर कंट्री में इम्पॉर्टेंट है, हर जगह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सर्वाइवल का पहला स्टेप है, खाना पीना। ओके, सो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब एड, ट्रेड को हेल्प करना, AID, एड का मतलब हेल्प, ठीक है। तो कॉमर्स के दो पार्ट हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये अभी इसके बाद इंपॉर्टेंस तक एक्सप्लेन करने के बाद इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज इट इज़ अ वास्ट टॉपिक। देन वी हैव द सेकेंड टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे 5 हैं, विच इज़ इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, नेशनल, ग्लोबल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग इसके सिवा तो कोई ऑब्जेक्टिव, खैर यही हाईलाइटेड है, बाकी सब ला रहे हैं, बट स्टिल प्रॉफिट मेकिंग, ठीक। देन इनोवेशन मेकिंग, सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। देखो प्रॉफिट तभी होएगा जब इनोवेट करोगे, क्रिएटिव माइंडसेट रहेगा, गुड्स सर्विसेज रेगुलरली सप्लाई करोगे, तो ये सब इकोनॉमिक मोटिव हो गए। बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन भी एक इकोनॉमिक मोटिव है, क्योंकि उसी से प्रॉफिट बढ़ेगा तो एनीथिंग विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो इकोनॉमिक मोटिव्स में आ जाएगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में ऐसे कोई खास पॉइंट्स नहीं है। सोसाइटी का वेलफेयर, सिविक एमेनिटीज़ प्रोवाइड करना और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना, इको फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशन करना, वर्कर्स को डिस्ट्रॉय ना करना, और जो बैकवर्ड रीजन है उनके डेवलपमेंट में हेल्प करना इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। खैर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का शायद ही होता हो, एक्सक्लूडिंग सम लाइक रतन टाटा सर एंड ऑल, तो वो लोग करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा नहीं, बाकी सब तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से फॉलो अप करते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। बहुत सारे हैं ऐसे जिन्हें आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देन वी हैव ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले वीडियो में भी कि वेर एवर यू सी दिस वर्ड ह्यूमन इज कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के टर्म में ह्यूमन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस से। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? अगर आप एक एम्प्लॉय को अपनी नज़र में, मतलब आप खुद को अपनी नज़र में रख के देखो, तो कंपनी का आपकी तरफ क्या ऑब्जेक्टिव होएगा? अच्छी सैलरी, सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड वर्कर्स टाइम टू टाइम पेंशंस प्लान्स हो गए, इंश्योरेंस प्लान्स हो गए, ट्रैवल फंड्स हो गए, ठीक है, एंड रिवॉर्ड्स अगेंस्ट देयर वर्क, प्रमोशन एंड रेगुलर ट्रेनिंग्स, ये सब एम्प्लॉय वेलफेयर हो गया। देन वी हैव नेशनल एंड ग्लोबल। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कंट्री की जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में रहकर कंट्री में प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं उनको लेबर फोर्स में रिक्रूट करना, ठीक है। एंड टू टॉक अबाउट ग्लोबल में बेसिकली सिर्फ 3 ऐसे बहुत मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो ये है कि इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट ग्लोबल लेवल। वो कैसे होएगा? तो इससे दूसरा पॉइंट बन जाएगा बाय प्रोवाइडिंग बेटर एंड लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्लोबल मार्केट जब से हुई है, लिबरलाइजेशन जब से हुआ है, कितनी ज़्यादा वेराइटी है हर एक प्रोडक्ट की, कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ है, कितनी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है। कोई बहुत महंगा बेच रहा है पर कोई सस्ता भी बेच रहा है, तो जो इंसान सस्ते वाले की इनकम लेवल पर है वो उसे खरीद के भी इक्वल ही लिविंग स्टैंडर्ड अपना कर ले रहा है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट विच इज रिड्यूसिंग और सप्रेसिंग नेशनल डिस्पैरिटीज़। लाइक कोई नेशन बहुत डेवलप्ड है और कोई अंडर डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है,
तो वो जो डिफरेंसेस है ना इन तीनों नेशंस के बीच में, उसे भी सप्रेस कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है तो हर एक नेशन को मार्केट में उतरने का फ्रीडम है। ओके, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स। देन वी हैव द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ क्या है ना कि अभी चलते हैं इकोनॉमिक्स में, रिवाइंड करो, 11th की इकोनॉमिक्स में आते हैं, MC एंड MR, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अगर इक्वल होगा और मार्जिनल जो कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग होएगी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होएगा। क्या समझे इससे? कुछ नहीं, सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑलमोस्ट यही करती हैं, वो कंप्लीटली इग्नोर करती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के इस थ्योरी को। क्यों? क्योंकि इसकी क्रिटिसिज्म बहुत सारे हैं। देखो, अगर याद आ रहा हो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमने तीसरी प्रोड्यूस करी तो ऑब्वियसली बात है भाई, उसमें खर्चा थोड़ा कम आएगा, जो कि बहुत ऑब्वियस चीज़ है। ठीक है, अगर चलो ठीक है हटाओ, कहीं किसी भी क्लब या किसी भी बार या कहीं भी आप लोग पार्टी अरेंज करते हो जहाँ पे प्लेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, पर हेड गिने जाते हैं, तो वहाँ पे आप 30 बोलोगे तो उनका रेट उतना ही रहेगा, 40 बोलोगे तो भी उतना ही रहेगा, पर 50, 60 या 80 करोगे तो वो पर प्लेट का रेट घटा देंगे, क्योंकि उनको भी पड़ता है ना, उनको स्टार्टर्स और डेजर्ट्स तो उतने ही रखने हैं, पर यह है कि उनका वेस्टेज कम होता है और वो थोड़े में ही ज़्यादा कमा लेते हैं, तो दैट्स वाई उनकी कॉस्ट कम हो जाती है ना। तो वही चीज़ है, जब आपकी यूनिट बढ़ेगी तो मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाएगी, और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जब इक्वल होंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। पर इस थ्योरी का बहुत क्रिटिसिज्म है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, अप्रॉक्स 98% ऐसे बिजनेसेस हैं जो इस थ्योरी को सही से जानते भी नहीं। ठीक है, उन्हें MC और MR प्रोडक्शन के MC और MR से भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ठीक है, और प्रॉफिट हमेशा अनसर्टेन होते हैं। कोई बिजनेस अभी 2 साल पहले शुरू हुआ है और कोई 12 साल से चल रहा है, अगर आप उन दोनों बिजनेस को उनके MC और MR के बेस पे कंपेयर करोगे तो वो तो गलत हुआ ना, वो तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो इस वजह से इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा है, क्रिटिसिज्म, बट थ्योरी है तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस। बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, हर एक पॉइंट इंटर रिलेटेड है। बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों होगा? GDP ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नेशनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लिविंग स्टैंडर्ड रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिजनेस इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली गुड्स और सर्विसेज बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लार्जर वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज पाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कंट्री की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बैकवर्ड पीपल की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एंड एम्प्लॉयज़ का और वर्कर्स का वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सोशल वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लिमिटलेस। ठीक है, बिजनेस इतना वास्ट टर्म खुद में ही है कि उसकी इंपॉर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एसेंशियल्स, उसके रोल्स इंटर रिलेटेड हैं बहुत ही ज़्यादा। अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री और कॉमर्स। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री से। बाइफिकेशन मैं आपको थोड़ा सा समझा क्या दूँ, थोड़ा सा देख लो। इंडस्ट्री का 3 बाइफिकेशन, वैसे किसी किसी बुक में 4 भी दिया है, और चौथा है क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज़, और कहीं कहीं उसे इंडस्ट्री नहीं माना जाता क्योंकि उसमें एजुकेशन और कंसल्टेशन और सर्विसेज का मैटर होता है, तो वो हम इधर ला देते हैं, या हम उसको सर्विसेज में भी रख ही सकते हैं। तो मैंने 3 कर दिया, पर बेसिकली होता 2 है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, सर्विसेज और टर्शरी इंडस्ट्री को उसी इकोनॉमी में ही रखा जाता है, इतना जल्दी इंडस्ट्री में बाइफर्केट नहीं किया जाता। बट जिस बुक में है, किसी में 3 है, किसी में सिर्फ 2 है और किसी में 4 है, तो मैं आपको चारों बता दे रही हूँ। ठीक है, लास्ट है क्वाटरनरी। ठीक है, देन पहला इंडस्ट्री का जो बाइफिकेशन है वो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 बाइफिकेशन है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कॉमर्स के 2 बाइफिकेशंस हैं, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। एड टू ट्रेड को ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, अभी बताया है पीछे वीडियो में। एंड ट्रेड का 2 बाइफिकेशन है, होम ट्रेड, होम टी का मतलब यहाँ पे ट्रेड है, होम ट्रेड, और जिसे हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हैं, क्योंकि होम डोमेस्टिक इज़ कम्प्लीटली सेम हेयर। होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, या ट्रेड विद इन द कंट्री के अंदर ही जो ट्रेड हो। तो इंडिया में बेसिकली 2 तरीके के, इंडिया क्या हर जगह ही ये 2 तरीके के कल्चर फॉलो होते हैं,
होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, होलसेल रिटेल दोनों ट्रेड है, ठीक है। एंड फॉरेन ट्रेड दूसरा बाइफिकेशन है जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट, ये 3 तरीके के कल्चर ऑल ओवर द ग्लोब फॉलो किए जाते हैं। एड टू ट्रेड में 5 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग। जिसने क्लास 11th अच्छे से पढ़ी है, कॉमर्स वालों, स्टार्टिंग में बिजनेस स्टडीज़ में इंटरेस्ट लिया है, ये पूरा टॉपिक सेम वही है, ठीक है। उसका एक चैप्टर था, इसका एक टॉपिक है, बस फ़र्क ही है। अच्छा ठीक है, अभी आते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्री इज़ कम्प्लीटली associated with production, whether of goods, services or anything, it is completely associated with production. तो a group of firms involved in similar kind of production activity is known as industry. A group of firm involved in similar kind of production activity is known as industry, ठीक है। एंड देखो, इंडस्ट्री में थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हैंडीक्राफ्ट से। पर हैंडीक्राफ्ट में क्या था कि वो एक घर तक या एक लोकल मार्केट तक सीमित थी, क्योंकि लोग खुद ही बनाते थे फ्री टाइम में और फैमिली मेम्बर्स ही सब लोग मिलकर बनाते थे, तो वो बहुत लिमिटेड थी। फिर धीरे धीरे जब वो इवॉल्व हुआ, जब जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले जो लोग थे जब वो इवॉल्व हुए, वो लोकल मार्केट से जब उन्हें प्रॉफिट आने लगा, उन्हें पैशन क्रिएट होने लगा अपने काम को लेकर, तो उन्होंने और थोड़ा सा बड़ा अपना ग्रुप बनाया जो हैंडीक्राफ्टर्स थे, ठीक है, जो क्रिएटिव थे। फिर नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद स्टेज आया था वो आया था गिल्ड्स का, GUILDS, गिल्ड्स वो लोग थे। अब पहले के टाइम में कम्युनिकेशन इतनी फास्ट और इतनी ईजी नहीं थी, तो एक लोकल एरिया में कोई हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है और किसी और लोकल एरिया में कोई और, तो उन दोनों का कनेक्शन कैसे हो, है ना। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो उसको उसके काम में इंटरेस्ट था, उसको उससे सीखना था और उसको उससे सीखना था। तो गिल्ड्स वाला स्टेज यहाँ पे आया। गिल्ड्स मतलब मीडिएटर्स, जो आज के टाइम में ब्रोकर्स हो गए हैं, कमीशन ब्रोकर्स हो गए हैं या इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह हो गए हैं, उस टाइम में उन्हें गिल्ड्स बोलते थे। दूसरा स्टेज ये आया कि दूसरे लोकल मार्केट को दूसरे लोकल मार्केट के हैंडीक्राफ्टर्स या आर्टिशन से कैसे जोड़ें, तो ये दूसरा स्टेज। फिर तीसरा स्टेज जब आया तो वो स्टेज था इंटीग्रेशन का, ठीक है, कि उनकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही थी। जब गिल्ड्स वाला स्टेज आया तो वहाँ पे जो मिडिल मैन था, वो एक इंसान की जो बातें या नॉलेज या जो भी क्रिएटिविटी थी वो दूसरे तक पहुँचा रहा था। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे थोड़े। कॉन्फ्लिक्ट्स ये कि जो बहुत क्रिएटिव या बहुत ओपनली अडॉप्टिव था वो अडॉप्ट कर रहा था, पर जो लोग पुअर स्किल सेट के साथ थे वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, आर्टिशंस की थर्ड स्टेज में कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हुई। जब कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हुई तो वहाँ पे ये देखा गया कि जब फैमिली प्रोसेस था, कि मतलब फैमिली में 4 लोग हैं, जिसको जब फ्री टाइम मिले वो कुछ ना कुछ करते, तो बहुत ही ज़्यादा डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, जिनकी नीड नहीं थी वो लोग भी काम कर रहे थे। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट अराइज हुआ 18th सेंचुरी में, इट्स समथिंग लाइक 1776 बाय अडाम स्मिथ। ये चीज़ याद रखना बिल्कुल ही कि डिविजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट अडाम स्मिथ ने निकाला था। अब कुछ लोग अडाम बोलते हैं, कुछ लोग अडाम बोलते हैं, सो अपने कन्वेंट के अकॉर्डिंग ले लो, ADAMSMITH मैं लिख दे रही हूँ। अडाम स्मिथ ने डिविजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट निकाला था इन 1776, इफ़ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। इन्होंने निकाला था कॉन्सेप्ट डिविजन ऑफ लेबर का। ओके, तो फिर जब डिविजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट निकला तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ से हुआ शुरू, क्योंकि उसके बाद से होने लगा वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक, तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री कि इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई, इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री का थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ। मूविंग ऑन टू द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिव। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कंप्लीटली उस चीज़ पे फोकस करती है जो या तो माइनिंग की इंडस्ट्री हो या रिफाइनिंग की, या फिर हम कह सकते हैं उसकी क्या बोलते हैं उसे, जो मछलियाँ निकालते हैं, स्किप हो गया मेरे दिमाग से, कोई बात नहीं, अब तुम देख लेना, फिशिंग की आ गया, हाँ ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो है लाइक पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह, कोल माइनिंग एंड ऑल, कोल माइनिंग, डायमंड माइनिंग, व्हाटएवर जो माइनिंग से होता हो, एंड फिशिंग। ये 3 चीज़ें एक्सट्रैक्टिव में हैं।
ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय नेचर। इस इंडस्ट्री का जो वो डिफरेंशिएटर फैक्टर है वो ये है कि जब आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे प्रोडक्ट तो वो कभी भी आप उस प्रोडक्ट को दोबारा वैसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का खासियत है। मछली मर गई तो दोबारा पानी में डाल के जिंदा नहीं कर पाओगे, तेल रिफाइन कर लिया तो कर लिया, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री कंप्लीटली डील्स विथ कैटल रियरिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग, अब चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो कैटल रियरिंग हो एंड एनीथिंग, ठीक है, जिसमें आप जानवरों को डोमेस्टिकेट करो या उनकी रियरिंग करो, ठीक है, वो एंड इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नॉट क्रॉप, हेयर ऑल्सो नॉट क्रॉप, ठीक है। कमर्शियल प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, जिन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे 3 कमर्शियल प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड कैटल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब जेनेटिक में आएगा, ठीक है। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग, ये लाइन वाइज चलता है, एक्सट्रैक्टिव, फिर जेनेटिक, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री। इनका रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच टेक देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम ऑल दीज 3 इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिव, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो वो जो पिलर्स बनते हैं उसमें जो लोहे की बीम डलती है वो कहाँ से लेगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लोहा कहाँ से लेगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, ठीक है। अब जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्यूल यूज़ होता है, जो कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं, जनरेटर में जो फ्यूल डालते हैं, वो कहाँ से ले रही? वो मैन्युफैक्चरिंग से ले रही। मैन्युफैक्चरिंग ने कहाँ से लिया? एक्सट्रैक्टिव से। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट हुआ, रिफाइन हुआ, तो ये चारों एक के बाद एक, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये ब्रॉडर, मतलब ये चारों को कंसिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स पे हम आ जाते हैं फटाक से। कॉमर्स में ट्रेड है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेल, रिटेल। देखो, होम ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड होता है, पहले बता दिया, अभी मैंने आपको बताया, एंड इट इज़ विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही अंदर होता है ये, ठीक है। अब विद इन द स्टेट हो सकता है, विद इन द सिटी हो सकता है, या जस्ट विद इन द लोकेलिटी हो सकता है। इसमें 2 कल्चर चलते हैं, होलसेल ट्रेड का कल्चर और रिटेल ट्रेड का कल्चर। होलसेल और रिटेल में सिर्फ छोटा सा 2 छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि होलसेल की जो गुड्स और सर्विसेज की क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वैरायटी कम। 2, 3, 4, 5 या 10 प्रोडक्ट में डील करेंगे, पर बहुत लार्ज क्वांटिटी में डील करेंगे। तो इसकी क्या होती है? होलसेल ट्रेड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वैरायटी कम। जस्ट ऑपोजिट रिटेल में होता है, इसकी जो है क्वांटिटी कम होती है और वैरायटी ज़्यादा, ठीक है। और होलसेलर क्या होते हैं? वो मिडिल नेटवर्क होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं और रिटेलर्स अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। रिटेलर्स अपना प्रोडक्ट अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब अंदर लाना, ठीक है, बाहर की कंट्री से अंदर कोई प्रोडक्ट लाना, जो कि बहुत बेसिक है, दैट इज़ नथिंग। एंड एक्सपोर्ट तो मतलब अंदर की कंट्री से बाहर प्रोडक्ट, मतलब अपनी कंट्री से बाहर प्रोडक्ट भेजना। एंट्री पोर्ट का मतलब होता है री एक्सपोर्ट, इसका मतलब होता है री एक्सपोर्ट, ठीक है, बाहर की कंट्री से कोई प्रोडक्ट अपनी कंट्री में लाना और फिर अपनी कंट्री से उसी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना। इसमें फ़ायदा होता होगा तभी किया जाता होगा, है ना, वरना इतना काम क्यों करे इंसान, वहीं से भेज दे। चलो ठीक है। उसके बाद आते हैं एड टू ट्रेड। अब इन सारे कामों को करने के लिए हेल्प तो चाहिए होती है ना, गुड्स को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें याद रखना, ट्रांसपोर्ट क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स लाता है। प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन इज रिलेटेड टू प्लेस। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लेस की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, या हम कह सकते हैं प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है, जो आपको याद रहे, ठीक है। रिड्यूसेस द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस या फिर क्रिएट्स द यूटिलिटी ऑफ प्लेस। कम्युनिकेशन क्या करता है? कम्युनिकेशन, भाई होलसेलर को कैसे पता चलेगा होलसेलर को कि कौन सा रिटेलर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? तो दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को क्रिएट करता है। कौन सी? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है। वेयर हाउसिंग, अब होलसेलर को कोई चीज़ रिटेलर तक पहुंचानी है। देखो, जो एसीज़ हैं या एसी हो गया, कूलर हो गया, वो पूरे साल मैन्युफैक्चर होते हैं, पर बिकते तो सिर्फ गर्मी में है ना, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में। तो मैन्युफैक्चर तो पूरा साल, और तो रखा कहीं जाएगा ना, ठीक है। तो जो वेयर हाउसिंग होती है वो रखती क्यों है? क्योंकि टाइम नहीं आया है अभी। तो वेयर हाउसिंग क्या करती है? टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करती है। टाइम यूटिलिटी क्रिएट करेगी या
आप कह सकते हैं कि इट रिड्यूसेस द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है, दोनों में से जो भी आपको याद रहे। ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्रिएट करता है, वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, बैंकिंग और फाइनेंस, समझ आ रहा है साफ साफ, फाइनेंस यूटिलिटी क्रिएट करता है, इसमें समझाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, एंड यू कैन कॉल इट इंफॉर्मेशनल एज वेल। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन में, एडवर्टाइज कैसे करोगे, कम्युनिकेट करके ही तो एडवर्टाइज करोगे ना, तो दोनों ही इंफॉर्मेशनल यूटिलिटी या अवेयरनेस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी अगर छोटे मोटे जो डिफरेंसेस, अगर कुछ इतना खास है नहीं इसमें, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री के फीचर्स और इम्पॉर्टेंस हैं जो कि मैंने आपको बताया है। कॉमर्स में आओगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो इंडस्ट्री के जब हम बात करें तो इंडस्ट्री के देखो, इंडस्ट्री, वाई इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर से वही बात आ गई, बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, कंट्री की ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। सेम चीज़ इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन किसी कंट्री में होगा तो ज़्यादा वो ग्रो करेगी, तो डेवलपिंग से डेवलप्ड बनेगी, ठीक है। तो कंट्री की ग्रोथ के लिए, वहाँ के बैकवर्ड रीजन की ग्रोथ के लिए, वहाँ के सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल की ग्रोथ के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पढ़ लेना। ओके, देन उसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉमर्स देखो, कॉमर्स और इंडस्ट्री इंटर रिलेटेड है। अगर इंडस्ट्री नेशनल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है तो कॉमर्स उसको स्मूथ करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी भी दिक्कतें इंडस्ट्री को रन कराने में आती हैं वो कॉमर्स रिड्यूस करता है, सप्रेस करता है, ठीक है। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है वो इंटर रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी आधी यूनिट 1 होती है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक लेके, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, नेचर, स्कोप, कैरेक्टर, फीचर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी टॉपिक जो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। उसमें है मॉडर्न बिजनेस भी है कि अभी बिजनेस कैसा हो गया है, एंड देन उसके बाद प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, ये भी एक थोड़ा सा टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, मतलब यूजुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जिसका एमसीक्यू आ रहा है उसकी तो बल्ले बल्ले, पर स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।